जहाँ हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जानेंगे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या एक जो कैटेगरी है जिसमें आप और हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। निहार सर का 16 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है जो फंड रेजिंग और रियल एस्टेट में है। आई थिंक आज के टाइम में नॉलेज अगर हम शेयर करते हैं सही तरीके से तो काफी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं इन्वेस्टर्स के। करेक्ट। तो रीट्स और फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? रीट आपका 500 करोड़ से ऊपर चालू होता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप अभी हम लोग इनफैक्ट रिसेंटली सेबी का रेगुलेशन आया है। इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये लिक्विडिटी कितनी क्रिएट करेगा? मैं समझता हूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, इक्विटी करो, या फिर आप एक्चुअल रियल एस्टेट खरीदो, या फिर आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमर्शियल या रेंट यील्डिंग रियल एस्टेट आप खरीदो, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो अंडरलाइंग एसेट क्लास है वो ओवर अ पीरियड ग्रो होता है। ओवरनाइट तो कोई चीज ग्रो होती नहीं है। वेलकम। आज हम नया एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जानेंगे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या एक जो कैटेगरी है जिसमें आप और हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर निहार शाह है जो स्ट्रैटा प्रॉप कंपनी से है और निहार सर का 16 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है जो फंड रेजिंग और रियल एस्टेट में है। पिछले कुछ कंपनीज जो है वो पिरामिड कैपिटल में थे, HSBC में थे, HDFC में थे, UTI में थे। सो ऑल इन ऑल निहार सर का बहुत ही लंबा और बड़ा एक्सपीरियंस है इन रियल एस्टेट। सो निहार सर, आज कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो हम एक टॉपिक हमारे क्लाइंट्स को हमने भेजा था कि फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टी जो होती है, यानी जो FOPs आजकल आ गए हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स, ये एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले थैंक यू नील। आप जो ये नॉलेज शेयरिंग कर रहे हो और नॉलेज बेस्ड आपका चैनल भी चला रहे हो, आई थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक आज के टाइम में नॉलेज अगर हम शेयर करते हैं सही तरीके से तो काफी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं इन्वेस्टर्स के। करेक्ट। आई थिंक दिस आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सर। फ्रैक्शनल ओनरशिप ऐसे देखो तो बहुत पुराना एक स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। Okay. जहाँ पे आपने हर एक के घर में आप देखो तो पास्ट में आपके फादर ग्रैंडफादर ने पार्टनरशिप में कभी ना कभी किसी के साथ इन्वेस्टमेंट किया होगा। करेक्ट करेक्ट। फ्रैक्शनल ओनरशिप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिमिलर चीज करता है कि आज की तारीख में अगर आपको कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे कमर्शियल हो, वेयरहाउसिंग हो, इंडस्ट्रियल हो, जो 50 करोड़ 100 करोड़ की है और उसमें बहुत ही अच्छा एक टेनेंट है जो रेंट पे आता है या लीज पे आता है और आपको रिटर्न देता है, तो वो चीज पहले क्या होता था, आपके पास अगर 50 करोड़ है तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, बट आज यू डोंट नीड 50 करोड़। आप एक सिंपल अमाउंट है 25 लाख का, वो भी आप डाल के ओन कर सकते हो वो प्रॉपर्टी जो आज तक आपको सिर्फ एस्पिरेशनल लगती थी। तो मोर देन 200 पीपल कम टुगेदर, इन्वेस्ट इन अ सिंगल प्रॉपर्टी, और उसमें से मंथ ऑन मंथ रिटर्न जो आता है वाया द रेंट्स विच दीज MNC टेनेंट्स गिव, वो आपको पास होता रहता है। एंड यू कैन कंसिडर दिस एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जहां पे अंडरलाइंग एसेट आपका कमर्शियल रियल एस्टेट या वेयरहाउसिंग या इंडस्ट्रियल हो सकता है। ओके, सो बेसिकली इसमें फिर टाइप्स क्या क्या है? सो इसमें फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट बहुत सारे टाइप्स का होता है। अगर आप अमेरिका में देखो, US में देखो, तो लोग शेयर्स और स्टॉक मार्केट में भी फ्रैक्शनल इन्वेस्ट करते हैं। एप्पल का एक स्टॉक है, आज सब लोग 100 110 120 डॉलर नहीं डाल सकते हैं, तो बोलते हैं ठीक है हम $10 वर्थ का लेते हैं। तो उसके अलावा इंडिया में अगर आप देखो तो ट्रेडिशनली रियल एस्टेट इज द हेवीएस्ट एसेट इन एनीवन्स पोर्टफोलियो। आज कोई भी फैमिली में आप देखो तो 50 to 60% इन्वेस्टमेंट आपका रियल एस्टेट में होता है। तो रियल एस्टेट में आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट थ्रू फ्रैक्शनल मॉडल, फ्रैक्शनल ओनरशिप जिसको बोलते हैं। तो कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया। आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंडिया में सब लोग घर बैठ के कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ई-कॉमर्स इतना स्ट्रांग हो गया है। तो वो आ कहां से रहा है? विद द मेक इन इंडिया कनेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग हैज ग्रोन 5 to 6 टाइम्स इन लास्ट 1 decade। अब वो जो चीजें बन रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है, वो कहाँ जाएंगी? वो इवेंचुअली वेयरहाउस में जाएंगी। तो आपको लॉजिस्टिक्स के लिए वेयरहाउसिंग स्पेस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल आउटलेट्स चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं, उनको अपना एक्सपैंड करने के लिए मोर एंड मोर जगह चाहिए जो एज एन ऑफिस वो लोग ले सकते हैं एंड लीज आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखो, एक्सेंचर, TCS, दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज जो
मोर देन 6 मिलियन स्क्वायर फीट लीज कर चुके हैं आज की तारीख में, एंड पैन इंडिया में वो लोग एक्सपैंड करते जा रहे हैं। ओके ओके, सो बेसिकली तो हम समझ गए कि ये होता क्या है, बट जैसे आपने बोला कि आप 25 lakhs में इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। बट एक और कंसेप्ट मैंने सुना था जहाँ पे होता है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपीज से भी कर सकते हैं। सो रीट्स और फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन नील। इनफैक्ट फ्रैक्शनल ओनरशिप को लोग प्राइवेट रीट तरह से भी बोलते हैं। ओके, बेसिक डिफरेंस है, रीट आपका 500 करोड़ से ऊपर चालू होता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप अभी हम लोग इनफैक्ट रिसेंटली सेबी का रेगुलेशन आया है दैट फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स will convert into SM REIT platforms, which means small and medium REITs. So anything from 50 crores to 499 crores will fall under SM REIT. अगर आप REIT में इन्वेस्ट करते हो, जो कि लेट्स से ब्लैकस्टोन एम्बेसी का है, ब्रुकफील्ड है एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें आप लेट्स से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो यू कैन नॉट चूज कि वो 1 लाख रुपया कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। वो पोर्टफोलियो लेवल इन्वेस्टमेंट है। वो REIT में अगर 50 प्रॉपर्टी है तो आपका 1 लाख रुपया प्रोपोर्शनली 50 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होगा। इन दिस केस फ्रैक्शनल ओनरशिप में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका वही 1 करोड़ रुपया है, आप कौन से 4 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपको अगर पुणे की कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, आपको लगता है पुणे एज अ मार्केट बहुत बुलिश हो आप, तो आप पुणे की कोई एसेट में इन्वेस्ट करो। आपको लगता है कि बैंगलोर बीइंग द आईटी हब, हैदराबाद बीइंग द आईटी हब, आपको वहां एक्सपोजर लेना है, तो आप पैसा वहां डाल सकते हो। तो यू कैन हैव प्रॉपर्टी लेवल और एसेट लेवल इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू रीट, जहां पे आपका पोर्टफोलियो लेवल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा है कि रीट में आप ओनर नहीं बनते हो। इन फ्रैक्शनल ओनरशिप आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आप शेयर होल्डर बनते हो एक कंपनी के, और वो कंपनी इवेंचुअली वो एसेट ओन करता है, तो आप इन अ वे डायरेक्ट ओनर हो गए थ्रू द एसपीवी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। थर्ड, रीट में 20% आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में भी जा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टीज में जाता है जहां रेंट नहीं आती है, इनकम जनरेटिंग नहीं है। पर फ्रैक्शनल ओनरशिप में 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जाता है ऐसी प्रॉपर्टी में जहां ऑलरेडी रेंट आ रहा है, और आपको पूरे जो आपका इन्वेस्टमेंट है पूरे पे आपको रेंट मंथ ऑन मंथ आता रहेगा। तो ये बेसिक 3-4 डिफरेंसेस हैं। सो एज अ लेमैन मैं अगर इसको समराइज करूं तो रीट्स हो गया म्यूचुअल फंड्स, एंड एफओपीज हो गए पीएमएस, वैसा बोल सकते हो। और अगर आप अब जैसे आप बोल रहे हो कि सेबी इसको रेगुलेट करेगा, तो ये आप और भी सेफ हो गए, करेक्ट? और सेफ हो गया, और वाइड स्प्रेड हो जाएगा, टिकट साइज 10 लाख हो जाएगा। तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाएंगे जब ये नेक्स्ट 3 से 6 महीने में एसएम रीट प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, जो लिस्टेड हो जाएगा। तो ये तो और भी अच्छा हो गया। सो बट ये पूरा सुनने के लिए इज वेरी इजी, बट हाउ इजी इज इट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? यानी एक रिटेल इन्वेस्टर कितना इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? बहुत इजी है नील। आज की तारीख में अगर आप बॉम्बे में देखो तो बीकेसी में लेट्स से देयर इज अ टेनेंट कॉल्ड डॉयचे बैंक, देयर इज अ टेनेंट कॉल्ड मास्टर कार्ड, नेटफ्लिक्स, ऐसे टेनेंट्स हैं। आपको लगता होगा आज के यार मैं ये सब टेनेंट्स, ये ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे 100 करोड़ 200 करोड़ का पर्टिकुलर फ्लोर है, और ऐसे मार्की फॉर्च्यून 100 फॉर्च्यून 500 टेनेंट्स हैं, वो कभी क्या मैं ले पाऊंगा क्या? तो नॉर्मली अभी तक आप नहीं कर पाते थे, बिकॉज आपके पास अगर 20 करोड़ होते हैं, 50 करोड़ होते, तो वो पूरा पैसा आपको एक एसेट में लगाना होता। यहाँ पे वही आप छोटे पोर्शंस में ले पाओगे, और अगर आपके पास 25 लाख है और मल्टीपल्स अगर 1 करोड़ है, तो आप 4 प्रॉपर्टीज ओन कर सकते हो। आज इतना सिंपल हमने बना दिया है इसको नील, कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आते हो, आप ऑन द स्पॉट देख सकते हो कि जैसे आपके म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स होती है, न्यू ऑफरिंग्स, वैसे करंटली कौन सी अपॉर्चुनिटी लाइव है। उसमें आपको अगर आप लॉग इन करते हो, अपनी बेसिक केवाईसी कंप्लीट करते हो, तो आपको सारा लीगल डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स, एसपीवी डिटेल्स, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, उसका डिटेल्स, वो सब आपको मिल जाता है बिफोर यू इन्वेस्ट। आपको ये भी पता चल जाता है कि उसमें टेनेंट कौन है, और आप कितने साल तक अगर उसमें इन्वेस्टेड रहते हो, तो हर महीने हर साल आपको कितना रिटर्न आएगा, विद एन एस्टिमेटेड टारगेटेड आईआरआर रिटर्न, कि जब आप एग्जिट करना चाहते हो 3, 5, 7 साल में, तो आप कितना ओवरऑल रिटर्न बना सकते हो, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेंटल रिटर्न विच यू गेट मंथली, एंड इन एडिशन टू द रेंटल रिटर्न, बिकॉज अंडरलाइंग प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप बेचते हो आपका इन्वेस्टमेंट, या जब प्रॉपर्टी पूरी बिकती है, तो उसका कैपिटल गेन भी तो आता है, वो ऑल्सो पास करते हैं हम इन्वेस्टर्स को। तो मिनिमम 14 to 16% का ओवरऑल आईआरआर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन एन एसेट क्लास जो कि बहुत स्टेबल है, जिसमें कोई मार्क टू मार्केट रिस्क नहीं है जितना जो इक्विटी में रहता है, एंड एट द सेम टाइम आप रियल एस्टेट प्ले एंजॉय करते हो। गुड।
सो एक और सिर्फ छोटा सा डाउट एज अ इन्वेस्टर कि जैसे मैंने मेरे फादर के एज के मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे फादर से थोड़े बड़े एज के क्लाइंट्स हैं, वो यूजुअली सीजनड होते हैं जो बरसों से ये सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड वो लोग के हाथ पे होते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि आप 14 to 16% का IRR कमा सकते हो। सो इसमें सिर्फ टैक्सेशन पार्ट अगर समझेंगे तो टैक्सेशन एज ए इन्वेस्टर लेवल पे आएगा या SPV पे वो टैक्स होके हमें मिलेगा? नहीं, तो इसमें पास थ्रू स्टेटस है एज ऑफ नाउ नील। ओके। इसमें SPV लेवल पे कोई भी टैक्स नहीं होता है। पूरा जो टैक्सेशन है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हिसाब से होता है, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर माइट हैव अ डिफरेंट टैक्सेबिलिटी। आज आपको दो कैश फ्लोज आते हैं, आपको मंथ ऑन मंथ आता है रेंट, उसका ट्रीटमेंट होता है एज इंटरेस्ट इनकम, बिकॉज आप एक SPV कंपनी में शेयर होल्डर हो, तो उसका जो मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट आता है या रेंट आता है आपको, वो टैक्सेबल होगा आपके इनकम स्लैब पे। करेक्ट। बट इन एडिशन टू दैट, आप जब एसेट बेचते हो या अपना इन्वेस्टमेंट आप एग्जिट करते हो, 2 साल बाद अगर एग्जिट करते हो, तो एक क्लासिफाई आता है एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें आपका टैक्सेशन इज 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो अगर 5% का कैपिटल गेन होता है, इंडेक्सेशन एनीवेज 5% है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नेट नेट कुछ लगता ही नहीं है। तो दिस इज अ पास थ्रू स्टेटस, और इंडिविजुअल के हिसाब से, इंडिविजुअल एंटिटी या इन्वेस्टर के हिसाब से आप टैक्स होगे, नॉट एट SPV लेवल। ओके, ग्रेट ग्रेट। बट जैसा अभी आपने बोला कि 2 साल बाद इन्वेस्टर एग्जिट कर सकते हैं, तो ये कितना इजी है एग्जिट करना? बिकॉज अगर जब भी मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ, सो हम जब देखते हैं कि आपकी नेटवर्थ का मेजर पोर्शन अगर इलिक्विड एसेट्स में, जो 80% या 90% इंडियंस के साथ ये केस है कि जब जैसे आपने भी स्टार्ट किया कि 50-60% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका रियल एस्टेट में होता है, तो वो इलिक्विड एसेट हो गए। अब जब हम इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी कितनी क्रिएट करेगा या कितना जल्दी या कैसे कोई भी इन्वेस्टर एग्जिट कर सकता है? करेक्ट। मैं समझता हूं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, इक्विटी करो, या फिर आप एक्चुअल रियल एस्टेट खरीदो, या फिर आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमर्शियल या रेंट यील्डिंग रियल एस्टेट आप खरीदो, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो अंडरलाइंग एसेट क्लास है वो ओवर अ पीरियड ग्रो होता है। ओवरनाइट तो कोई चीज ग्रो होती नहीं है। Correct. तो सिमिलरली अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हो थ्रू फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू रेगुलर इनकम जनरेटिंग एसेट्स, तो आपको एटलीस्ट 3 से 5 साल का बेयर मिनिमम व्यू लेना चाहिए, क्योंकि एक तो आपका रेंट ईयर ऑन ईयर ग्रो होता है, एस्केलेट होता है या इंक्रीज होता है, जो एक्चुअल लीज एग्रीमेंट में लिखा होता है। इन एडिशन टू दैट कहीं पे 3 साल में एक बार 15% भी इंक्रीज होता है या फिर ईयरली 5%। तो बेनिफिट ऑफ एस्केलेटेड रेंट्स, और दूसरा जो अंडरलाइंग प्रॉपर्टी है उसका भी वैल्यू अप्रिशिएट विद टाइम होता है। तो आपको मिनिमम 3 से 5 साल का होराइजन लेना चाहिए। पर फॉर वॉट एवर रीजन आपको पकड़ो 1 साल बाद आपको एग्जिट करना है, कोई कंटिजेंसी आ गई या वॉट एवर, तो आप इजीली इसको सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पे एग्जिट कर सकते हो। आज की तारीख में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, फॉर वॉट एवर रीजन वो लोग को एग्जिट करना है तो वो करते हैं सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पे, एंड वो 30 to 90 डेज में एग्जिट मिल जाता है। बट लेट्स से नेक्स्ट 6 महीने में जब जितने भी फ्रैक्शनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो माइग्रेट करेंगे ऑन टू सेबीज SM REIT प्लेटफॉर्म, तो वो फिर ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी लिस्टेड एनीवेज। तो अगर लिस्टेड होंगे एक्सचेंज पे, तो आज रीट में जैसे आप एग्जिट कर पाओगे, वैसे ऑन द लिस्टेड एक्सचेंजेस आप ये भी एग्जिट कर सकते हो। कोई भी शेयर्स हम बेच देते हैं, इतना सिंपल हो जाएगा। वेरी नाइस। सो मोटा मोटी हम ये समझे कि अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कितना सिंपल और इजी, और इनफैक्ट सबसे जो ज्यादा डर लगता था लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कि अगर मैं कोई गलत प्रॉपर्टी में अटक जाऊंगा या मेरे पैसे अटक जाएंगे, मैं रेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, अब रेंट पे तो जा ही नहीं रही मेरी प्रॉपर्टी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस इंस्ट्रूमेंट से सॉल्व हो जाते हैं। एब्सोल्युटली नील, इसमें हमें 2-3 चीज और नोट करनी चाहिए कि रियल एस्टेट से लोग क्यों डरते थे। क्योंकि एक तो हो जाता था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रिस्क है, बनेगा नहीं बनेगा, तो आप वो तो एलिमिनेट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी में जो ऑलरेडी रेडी है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि यार मेरा अगर मैं रेसिडेंशियल खरीदता हूँ और रेंट पे देता हूँ तो यू गेट 2% रिटर्न। यहाँ पे आपका मिनिमम 7 to 8 to 9% आपका रेंटल रिटर्न आता है। और टेनेंट्स भी, हमारे जो पोर्टफोलियो के टेनेंट्स हैं, जैसे प्यूमा है शूज की कंपनी, तो उसका इंडिया का हेडक्वार्टर्स इज इन आवर प्रॉपर्टी। अदर देन दिस, नवी मुंबई में हमारी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे हेनकेल करके एक कंपनी है, सेंट गोबेन है। जयपुर में हमारे वेयर हाउसेज है जहाँ हेवल्स करके एक कंपनी है। एटलस कॉपको जो यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, वो पुणे में हमारा टेनेंट है। मैटर मोटर वर्क्स है। डीपी वर्ल्ड दुबई पोर्ट इज अ टेनेंट इन वन ऑफ आवर अदर प्रॉपर्टीज।
बैंगलोर में अगर आप देखो तो माइक्रोप्लास्टिक्स करके एक कंपनी है जो टॉयज बनाती है हैमलीज के लिए। दूसरी एक कंपनी है कॉल्ड वेकफिट जो फर्नीचर बनाते हैं। तो जो ऐसे ब्रांड ऑफ टेनेंट्स हैं वो आपको अदरवाइज नहीं मिल पाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो, लेट्स से आपने 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस ओन कर लिया, आपको कल बेचना है तो आप 100 स्क्वायर फीट बेच नहीं पाओगे, आपको पूरा ऑफिस बेचना पड़ेगा। एंड उसके लिए यू विल टेक टाइम, एटलीस्ट 6 से 9 महीने लग जाते हैं, आपको 1 साल भी लग जाता है टू गेट करेक्ट प्राइस। यहाँ पे द गुड पार्ट इज कि आप अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो पकड़ो 1 करोड़ आप डालते हो 4 प्रॉपर्टी में, तो आपको कभी कंटिजेंसी इमरजेंसी है तो आप सिर्फ एक 25 लाख वाला यूनिट आप एग्जिट कर दो तो बैलेंस आप स्टिल रिटेन कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू वेट कि पूरी प्रॉपर्टी बिके तो आपको एग्जिट मिले। करेक्ट। सो आपने ये जितने भी एग्जांपल्स दिए, यूजुअली मैं जब छोटा था मैं तब सुनता था कि लोग बोलते थे कि यार मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे कोई बैंक चाहिए एज ए टेनेंट, क्योंकि लोगों को बहुत सेफ लगता था, क्योंकि बैंक है तो बड़ी होती है और वो लंबे लॉन्ग लीज के लिए रहती है। और जितने नाम अभी आपने बताए तो ये तो बहुत ही ज्यादा सेफ और मतलब क्या बोलते हैं कि सोने पे सुहागा जैसा है कि इतने अच्छे टेनेंट्स मिलना, तो डायरेक्टली तो मैं लेने नहीं जा पाऊंगा। अच्छा, जैसे अभी आपने ये सारे नाम लिए, तो आज अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या अपॉर्चुनिटी है? तो हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप देखोगे तो हमने अभी तक लास्ट 4 साल में करीबन 34-35 एसेट्स तो प्रॉपर्टीज किए हैं, जो मिक्स है कमर्शियल रियल एस्टेट, मतलब प्रीमियम ऑफिसेस, वेयर हाउसेज, इंडस्ट्रियल एसेट्स, रिटेल एसेट्स। आज इनफैक्ट हम बात करें तो हम लोग एक नया सेक्टर में घुस रहे हैं हेल्थ केयर में, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया की आज जो भी इकोनॉमी है, और अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर बीजेपी आता है तो वी आर वेरी बुलिश अबाउट द ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years ऑल्सो। और अगर नेक्स्ट 10 साल में इंडिया अगर 3rd नंबर पे आता है ग्लोबली, तो विद द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच हम देख रहे हैं बन रहा है इंडिया में, उसके साथ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी बहुत जरूरी है। इंडिया में आज की तारीख में अगर आप देखो तो एवरेज बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन इज ओनली 0.6, जो कि चाइना से बहुत कम है। चाइना में मोर देन 6 बेड्स पर 1000 है, यूएस में 3.5 to 4 बेड्स पर 1000 है। तो आज हम समझ रहे हैं कि अगर आपको एज अ इकोनॉमी आगे जाना है तो हेल्थ केयर एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, बिकॉज चाहे पैंडेमिक आए, कोविड आए या रिसेशन आए, हॉस्पिटल विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। आपको हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन भी आपका एजिंग है धीरे धीरे, एंड एज एन और एवरीडे वी सी तो पॉपुलेशन आपका बढ़ता जा रहा है। तो नए नए सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो करंटली हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी लाइव है आप उसमें जा सकते हो, या फिर आपको लगता है कि जो हमारे पास्ट एसेट्स थे उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप वेट लिस्ट में आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो। जो भी एग्जिट करना चाहेगा जो भी एग्जिट करना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली है, तो वो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि किसी को आज एग्जिट करना है तो मेरे हर एक एसेट में कोई ना कोई इन्वेस्टर खड़ा है जिसको एंट्री लेनी है, तो वो ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट इज एस्टैब्लिश्ड। वेरी नाइस। सो बहुत सारे इनसाइट्स मिले आज आपसे, और इतना अच्छा लगा ये जान के कि इतना इजी हो गया इन्वेस्टमेंट, एंड इट वाज वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच निहार सर, एंड आई होप आपके सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर हुए उस चीज़ से। एंड हम और भी ऐसा चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हम निहार सर जैसे और भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, फुल डिटेल में जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक प्रोडक्ट किस तरह से चेंज हो रहा है या आगे इवॉल्व हो रहा है, और आप कैसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने ROIs बढ़ा सकते हैं। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।